हेलो फ्रेंड्स, सो हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स स्टडी कर रहे थे एंड इसके अंदर हमने अभी तक क्वांटिटेटिव मेजर्स को स्टडी किया था। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वालिटेटिव मेजर्स, और इनको हम सिलेक्टिव मेजर्स भी कहते हैं। इनको हम सेलेक्टिव मेजर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे पर्टेन टू अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, दैट्स व्हाई दीज आर टर्म्ड एज सेलेक्टिव मेजर्स। फॉर एग्जांपल आरबीआई डायरेक्शन देगा कि भाई, बैंक्स को डायरेक्शन देगा आरबीआई कि आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको आपको लोन देना है। तो इस तरह के जो मेजर्स होते हैं उनको हम क्वालिटेटिव मेजर्स कहते हैं। इन मेजर से क्या होता है कि जो ओवरऑल मनी सप्लाई होती है इन द इकोनॉमी वो चेंज नहीं होती। बस इफ़ेक्ट ये होता है इनका कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो मनी सप्लाई है इकॉनमी के अंदर वो सेम बनी रहेगी। देयरफॉर ऑल मेजर्स विच आर सेक्टर स्पेसिफिक, दे आर टर्म्ड एज सेलेक्टिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर जो पहला मेथड है दैट इज़ क्रेडिट राशनिंग। राशनिंग का यहाँ पे मतलब होता है फिक्सिंग द कोटा। इन दिस मेथड जो आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इट फिक्सेस certain quota of credit for particular sectors of the economy. Therefore, RBI fixes quota of credit for certain sectors of the economy. कि आपको सेक्टर ए के अंदर इतना करोड़ करोड़ रुपया क्रेडिट देना है, सेक्टर बी के अंदर आपको इतना देना है। तो एक तरह से एक कोटा फिक्स किया जाता है आरबीआई द्वारा। चलिए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। क्रेडिट राशनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, ये 1972 में इम्प्लीमेंट की गई थी, तब से ये चलती आ रही है। इस पॉलिसी के अंदर कुछ सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को हम क्लासिफाई करते हैं एज प्रायोरिटी सेक्टर्स। नाउ व्हाट आर द सर्टन एग्जांपल्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एज पर दिस पॉलिसी। एग्जांपल है फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड इज़ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर माना गया है। Then next example is micro, small and medium enterprises. Then another example is home loans, जो दिए जाते हैं उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट किया जाता है। Another example is education loan and renewable energy related loans. Under this policy, every bank they have to lend at least 40% of their total loan or 40% of their adjusted net bank credit whichever is higher टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल बैंक ने मोटा मोटा देखते हैं कि बैंक ने मान लीजिए 100 करोड़ का टोटल लोन डिस्बर्स किया है, तो 100 करोड़ के अंदर एटलीस्ट 40 करोड़ जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को अलोकेट होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ की है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। इसका मतलब ये होता है जो भी बैंक्स ने लोन दिए हैं पब्लिक को सिर्फ वही इंक्लूड किए जाएंगे। नेट बैंक क्रेडिट का मतलब ये है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का मतलब ये है जो बैंक्स ने गवर्नमेंट को लोन दिए हैं और जो बैंक्स ने दूसरे बैंक्स को लोन दिए हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल लोन आउट जो बैंक ने डिस्पर्स किए उसमें से लोन गिवन टू द गवर्नमेंट एंड लोन गिवन टू अदर बैंक्स, इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो देन वी विल गेट एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। और इसका मोटा मोटा मतलब ये होता है कि बैंक ने पब्लिक को जो पैसा दिया है, पब्लिक को जो लोन दिया है, उसका 40% हम कैलकुलेट करेंगे। तो टेक्निकली तो हम इसको एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको टोटल लोन हम टर्म भी यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है सब कोटा का। प्रायोरिटी सेक्टर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर है, वीकर सेक्शन है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है। अब इन अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए आरबीआई जो है सब कोटा आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है। जैसा कि हमने देखा जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसके लिए 40% ऑफ टोटल लोन की रिक्वायरमेंट है, इतना तो प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। अब प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग से रिक्वायरमेंट है कि 18% ऑफ टोटल लोन, एटलीस्ट इतना तो कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर को देना ही देना है। यहाँ पर मैं टोटल लोन और एडजस्टेड नेट बैंक रेट इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो आई एम यूजिंग द वर्ड टोटल लोन। तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आपको बैंक्स को 40% ऑफ देयर टोटल लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है, और उसके अंदर सब कोटा निर्धारित किए गए हैं। सब कोटा
जिसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को एटलीस्ट 18% ऑफ द टोटल लोन तो देना ही देना है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने 100 करोड़ का टोटल लोन डिस्बर्स किया है तो उसके अंदर उसको 18 करोड़ तो एटलीस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर को देना ही होगा, क्योंकि हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैनी लाइवलीहुड्स आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। दैट्स वाई RBI मैंडेट्स की बैंक्स को एटलीस्ट 18% ऑफ देयर टोटल लोन हैज़ टू गिव टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एटलीस्ट 18% तो देना ही देना है। 18% से ज़्यादा देना हो तो वो बैंक्स के ऊपर है, बट दे हैव टू गिव मिनिमम 18% ऑफ देयर टोटल लोन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसी तरह 40% ऑफ देयर टोटल लोन दे हैव टू गिवन टू द प्रायोरिटी सेक्टर, बट 40% से ज़्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 40% एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 18%। ये रिक्वायरमेंट तो एटलीस्ट मैंडेट इसका फुलफिल तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 18% ऑफ टोटल लोन है, यहाँ पर 18% ऑफ 40% नहीं है, 18% ऑफ टोटल लोन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस 18% में से भी एटलीस्ट 8% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देनी होगी लोन्स। स्मॉल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास अप टू 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड्स होता है, एंड मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास अप टू 1 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होता है। देयरफॉर 8% ऑफ टोटल लोन हैज़ टू बी गिवन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। 8% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक रेट इज़ टू बी गिवन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अगर बैंक ने 100 करोड़ का लोन डिस्बर्स किया है तो एटलीस्ट कम से कम 8 करोड़ का जो लोन है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है दैट इज़ वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन को एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल लोन बैंक्स को देना होगा। अब ये वीकर सेक्शन कौन होते हैं? वीकर सेक्शन RBI डिफाइन करती है एज पर द इनकम कैपेसिटी। तो अर्बन एरियाज़ के अंदर अप टू सर्टेन इनकम पीपल आर टर्म्ड एज वीकर सेक्शन, और रूरल एरिया के लिए जो इनकम की थ्रेशोल्ड है वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा जो लोग मनरेगा में काम करते हैं और जो ट्राइबल पीपल हैं दे आर बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड इन द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो बैंक्स को एटलीस्ट 10% ऑफ देयर टोटल लोन दे हैव टू डिस्पर्स टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह से प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर भी एग्रीकल्चर और वीकर सेक्शन के लिए सब कोटा RBI द्वारा निर्धारित किया गया है। 18% फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड 10% फॉर द वीकर सेक्शन, टोटल 28% हो गया। तो 28% तो फिक्स है ऑलरेडी। इसके अलावा जो भी बचा वो या तो MSME को देना है, होम लोन्स देने हैं, एजुकेशन लोन देने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी लोन्स देने हैं, वो बैंक्स जो है अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो दोनों इंडियन बैंक्स एज वेल एज फॉरेन बैंक्स दोनों को ही मीट करनी होगी। Therefore, all banks who are operating in India, they have to adhere to this 40% priority sector lending requirement. Another important concept is of PSL certificates. एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए there is a बैंक A। बैंक A ने 100 करोड़ का लोन दिया पब्लिक को। 100 करोड़ के लोन के लिए नाउ द PSL रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक A इज़ 40 करोड़। लेकिन बैंक A ने मान लीजिए 50 CR आउट ऑफ दिस 100 CR 50 CR प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दे दिया है। रिक्वायरमेंट थी 40 CR की सिर्फ, लेकिन उसने बैंक A ने 50 CR दे दिया है। तो एक्सेस कितना दिया बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर को? 10 करोड़। तो बैंक A ने तो ज़्यादा दिया है PSL प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ RBI चाहता है कि प्रमोट हो, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर को जितना लोन दिया जाएगा उससे सोशल ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट के हैं वो जल्दी मीट होंगे। तो नाउ दिस काइंड ऑफ थिंग शुड बी एनकरेज्ड बाय RBI। तो इसके लिए RBI जो है वो PSL सर्टिफिकेट का कंसेप्ट लेकर आई। अब RBI क्या करेगा? RBI बैंक A को एक PSL सर्टिफिकेट इशू कर देगा। RBI will issue PSL certificate to Bank A for the amount 10 CR।
इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए देयर इज़ अ बैंक बी और इसने भी मान लीजिए 100 करोड़ का लोन डिस्पर्स किया पब्लिक को, और बट ये जो अपनी पीएसएल रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं कर पाया, इसने सिर्फ 30 करोड़ का प्रायोरिटी सेक्टर लोन दिया है, बट इट हैज़ टू गिव प्रायोरिटी सेक्टर लोन अप टू 40 CR, तो 10 करोड़ का ये नहीं दे पाया. तो व्हाट दिस बैंक विल डू, दिस बैंक विल परचेज दिस प्रायोरिटी सेक्टर lending certificate from bank A and it will pay a certain amount of money to bank A. तो जब ये 10 करोड़ का PSL सर्टिफिकेट बैंक बी के पास आ जाएगा ना, 40 CR प्लस 10 CR टोटल, ना 30 CR प्लस 10 CR टोटल 40 CR, 40 करोड़ हो गए हैं प्रायोरिटी सेक्टर को जो लैंड करने की रिक्वायरमेंट थी बैंक बी की, नाउ वो रिक्वायरमेंट मीट हो गई है. तो अब बैंक बी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लेगी. RBI will not impose any penalty on Bank B because through priority sector lending certificates, Bank B has met its priority sector lending requirements. Therefore, priority sector lending PSL certificates are issued by RBI to the banks to the extent of their lending to the priority sector over and above the PSL quota. And these certificates can be sold to other banks to enable them to meet any shortfall in their lending to the priority sector. तो इस तरीके से PSL सर्टिफिकेट से जो बैंक्स होते हैं दे नाउ हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेंडिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर. तो एक बैंक ए है वो PSL वो प्रायोरिटी सेक्टर को ज़्यादा लैंड कर सकता है, और एक बैंक बी है वो प्रायोरिटी सेक्टर को कम लैंड कर सकता है, और आपस में ये PSL सर्टिफिकेट्स के थ्रू अपनी जो PSL की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट कर सकते हैं. तो इट गिव्स मोर फ्लेक्सिबिलिटीज़ टू द बैंक इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग टू द प्रायोरिटी सेक्टर. तो क्वालिटेटिव या फिर सेलेक्टिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमने स्टडी किया है अभी तक द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट राशनिंग. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट.